एक असाइनमेंट है, देखो आपकी ये इकट्ठी मिली हुई है आपको। जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं वो ऑब्जेक्ट हैंड रिटन शीट नंबर 49 का प्रिंट आउट लें। आप अपनी शीट पे 49 नंबरिंग करें प्लीज। 49 नंबरिंग करते जाएं, क्योंकि फाइल में जब ये लगेगी शीट्स मिसप्रिंट है। एक पेज ना, वो जाते हुए प्रिंट आउट लेके जाना एक पेज का, ठीक। फिर डिस्टर्ब हो जाएगा, 5-7 मिनट लग जाएंगे इसमें। अभी यहीं से देख लो, जाते हुए लेके जाना, कोई बात नहीं। तो जो पहला न्यूमेरिकल है ऑलरेडी हमने किया हुआ है, पहले लेक्चर में किया था कि अगर वो एक बुलेट आता है इतनी स्पीड से, वो इसके अंदर रुक जाता है तो वुडन प्लैंक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑफर करता है, तो वर्क डन जो करता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो 4 सेंटीमीटर का प्लैंक था, तो अगर प्लैंक 9 सेंटीमीटर का है तो वेलोसिटी निकालो। बिल्कुल सेम क्वेश्चन पिछली शीट में हुआ है, तो इसको डिस्कस नहीं करेंगे, ये हो चुका हमारा। यहां से शुरू करेंगे। अ पार्टिकल हैज अ वेलोसिटी ऑफ, तो कोई पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी की वैल्यू v इज इक्वल टू a इंटू एक्स रेज टू पावर 3/2 है, वेयर a कांस्टेंट है जिसका नंबर 5 है, ये इसकी वैल्यू 5 है। फाइंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 2। सॉरी, डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो हो गई, 2 में से 0 गया तो 2 मीटर। काट के लिखो फाइंड वर्क डन, फाइंड वर्क डन। डिस्प्लेसमेंट तो दे ही दी उसने 2 मीटर, तो फाइंड वर्क डन लिखो, ठीक। कितने लोगों को इस क्वेश्चन को देखते हुए समझ में आता है कि वेलोसिटी इसमें चेंज हो रही है? हाँ, और किस पे डिपेंडेंट है? x पे। x चेंज होगा तो v भी चेंज होगा, ठीक। और मुझे वर्क डन निकालना है। मुझे वर्क डन कब कब निकालना है? जब x की वैल्यू 0 है, जब x की वैल्यू 2 है, उसके बीच में। क्यों ना ऐसा करें, x को 0 पुट करते हैं यहां पे और वेलोसिटी निकाल लेते हैं जब x 0 है। x को पुट करते हैं 2 यहां पे, तो वेलोसिटी निकाल लेते हैं जब डिस्प्लेसमेंट 2 है। तो इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी, फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। और वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है कि जो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन है इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल देंगे, वही क्या माना जाएगा? अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो यही करते हैं। तो सबसे पहले वर्क डन इज व्हाट? इंक्रीज या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसमें इंक्रीज हो रही है तो मैंने वर्ड इंक्रीज लिख दिया, वैसे चेंज वर्ड चलता है। तो जब, तो यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज अमाउंट ऑफ वर्क डन। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला मुझे पता है, a की जगह 5 पुट कर लेना। x की जगह जब 2 पुट करेंगे तो वेलोसिटी फाइनल आ जाएगी, x की जगह 2। जब x की जगह 0 पुट करेंगे तो वेलोसिटी इनिशियल आ जाएगी। तो वर्क डन क्या होगा? हाफ m फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? तो यहां पर क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी में क्या पुट करेंगे? 5 इंटू 2 रेज टू पावर 3/2, और इनिशियल में क्या पुट करेंगे? 0। तो यहां पे 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास 2 का क्यूब बच गया। सॉल्व करके यू कैन कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वर्क डन। क्या एक आइडिया समझ में आ रहा है कि कैसे इस टाइप की प्रॉब्लम को करना है? कोई डाउट इसमें? ठीक। तो ये टाइप ऑफ क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, हर टाइप एक नई क्वेश्चन टेक्निक यूज कर रही है। फिलहाल आपको ऐसे अपने कॉन्सेप्ट माइंड में बिठाने हैं कि किसमें क्या लगेगा, किसमें क्या लगेगा। फिर नेक्स्ट टाइम से मैं आपको होमवर्क देना कुछ स्टार्ट करूंगा, ताकि आप ये सारी चीजें रिवाइज करके जब लगाएंगे फिर कुछ कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि जब 4 क्वेश्चन होते हैं तो बंदे को लगता है कि हाँ मुझे आ रहा है, नहीं तो फिर स्ट्रगल ही करते रहोगे, पता ही लगा कि क्या हो रहा है, ठीक। तो अभी अगर सीधा दूंगा असाइनमेंट तो आपने देखा ही होगा, रेशियो बहुत कम है, सॉल्व नहीं हो पाते जल्दी जल्दी क्वेश्चन, ठीक। देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है पेंडुलम जैसा, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था। कैसे? सपोज ये आपके पास एक पेंडुलम है, 10 मीटर उसकी लेंथ है। पेंडुलम 30 डिग्री एंगल पर है। मैंने इसको यहां से रिलीज कर दिया, ये पेंडुलम नीचे 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 आया। लोएस्ट पॉइंट पे लेट अस सपोज इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? v। आपको v निकालना है, वही सेम क्वेश्चन ने भी किया था। तो इसमें क्या लगेगा? एनर्जी कंजर्वेशन। यहां पर इसकी स्पीड क्या थी? 0। तो सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक इस पॉइंट पर एंड सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक इस पॉइंट पर विल रिमेन
सेम। ठीक, अब प्रॉब्लम ये है कि आपको ये 30 डिग्री दे रहा है, ये 10 दे रहा है, आपको एच नहीं दे रहा। आप बना लें यहां पर डॉट 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 करके ग्राउंड, दिस इज योर ग्राउंड लेवल, ये ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड है, ग्राउंड ये रहा, ये बेस ग्राउंड है, दिस इज ग्राउंड लेवल। ठीक, तब देखें आप ये बताएं कि ये एच, आपको ये एच निकालने, ग्राउंड से एच निकालने। वैसे सर्कुलर मोशन में कई बार यूज हुआ और मैंने कहा था कि ये सीधा याद भी हो जाता है, एल माइनस एल कॉस थीटा। नहीं तो ज्योमेट्री लगाएं, ये 10 मीटर है, ये 30 है, तो ये क्या आएगा इस राइट एंगल ट्राइंगल में 10 कॉस 30। तो अगर ये 10 कॉस 30 है, टोटल 10 है, तो 10 में से 10 कॉस 30 गया तो 10 माइनस 10 कॉस 30। तो जबकि हमने काफी बार ये क्वेश्चन किया और डायरेक्टली भी लिखा जा सकता है 10 माइनस 10 कॉस 30। कोई डाउट इसमें? क्या ये स्टेप समझ में आ रहा है, ज्योमेट्री समझ में आ रही है आपको? और एक चीज और नोट करें कि सर्कुलर मोशन में हमने पहली बार किया था, आपको लगा था पता नहीं क्या कुछ हो गया, सेकेंड टाइम किया ठीक हो गया, थर्ड टाइम किया है तो रोज का ही काम है, अब किया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, करते रहो जो करना है, अब तो हो ही जाएगा। फिर ऐसे ये चीजें आसान कैसी होती है, बार बार रोज 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 दिखाता जाऊंगा ये पेंडुलम, तो फिर एक दिन तो आसान हो ही जाए। अब हो गया यार इसमें करता ही कुछ नहीं है, पूरे साल कुछ किया ही नहीं उन्होंने, तो पढ़ाया ही कुछ नहीं है, वो तो एल माइनस एल कॉस थीटा ही करते रहे यार, हम ऐसे उलझे रहे। तो सच में ऐसा ही है, अगर आप ध्यान से कोर्स को देखें, बहुत बार चीज को रिपीट करेंगे, चीजें बहुत आसान लगनी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक, तो ये पॉइंट समझ में आ रहा है? तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल और काइनेटिक प्लस पोटेंशियल सेम। अब बोलो यहाँ पोटेंशियल कितनी है, एम जी एच, काइनेटिक क्या होगी 0, यहाँ पोटेंशियल क्या होगा 0 और काइनेटिक हाफ एम वी स्क्वायर। इक्वेट कर लेते हैं, इक्वेट करके जी एच की जगह 10 माइनस 10 कॉस 30 और यहाँ से वी स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ से करेक्शन कर लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आएगा v का स्क्वायर, दिस इज नॉट v, दिस इज v का स्क्वायर, और अगले स्टेप में भी v का स्क्वायर, दोनों में v का स्क्वायर v का स्क्वायर। तो यहां से अपने आप निकाल लेना, v कैन बी कैलकुलेटेड, आपको अंडर रूट लेना पड़ेगा। इसमें स्टेप समझ में आएगी इसमें कैसे करने हैं। ठीक, ये एक नए टाइप का क्वेश्चन है जो कि कभी कभी छोटी क्लास में करवा भी दिया जाता है 9th 10th में, नहीं तो मैं तो करवा ही दूंगा। देखो क्या इसमें ये बताया हुआ है कि लेट अस सपोज आपके पास एक बुलेट है, बुलेट है, बुलेट का मास m1 है और वेलोसिटी u1 है। ठीक, गोली आ रही है, बुलेट आ रही है, सामने एक बॉक्स पड़ा था, वो बुलेट इस बॉक्स के अंदर चला जाता है पर बाहर निकल पाता, फ्रिक्शन नहीं है, तो बॉक्स और बुलेट दोनों इकट्ठे ही मूव करना शुरू कर देते हैं विद सम कॉमन वेलोसिटी v। तो मास बॉक्स का क्या हो गया m1 प्लस m2। तो इनिशियली सिचुएशन कैसी थी, m1 वाज मूविंग विद u1 एंड m2 वाज लाइंग एट रेस्ट। फाइनल क्या हुआ, m1 प्लस m2 इज मूविंग विद अ कॉमन वेलोसिटी ऑफ v। कोई डाउट इसमें? तो इसके अंदर आपको निकालना है कॉमन वेलोसिटी क्या होगी जब ये बुलेट इसमें एम्बेड हो जाएगा, फाइंड द कॉमन वेलोसिटी। एक टॉपिक आएगा इस चैप्टर के बाद, कोलिजन्स, कोलिजन्स हम करेंगे उन टॉपिक को। तो ये एक टाइप ऑफ कोलिजन है, टक्कर होना है, बुलेट और ब्लॉक की टक्कर हो रही है, और किसी भी टक्कर जब होती है उसमें क्या लगता है, मोमेंटम कंजर्वेशन। हमने किया था वन कोलिजन इन 1D, जब मैंने आपको एग्जांपल दिया था आइसोलेटेड सिस्टम का, और मैंने लिस्ट बना के दी थी लॉ ऑफ कंजर्वेशन और लीनियर मोमेंटम कहाँ कहाँ लगता है। तो ये भी एक कंजर्वेशन मोमेंटम का रोल है, क्योंकि इसमें आइसोलेटेड सिस्टम है, मैं कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लगा नहीं रहा। तो टक्कर से पहले इनिशियल मोमेंटम, टक्कर के बाद फाइनल मोमेंटम विल रिमेन सेम। तो इनिशियल मोमेंटम में सिर्फ बुलेट मूव कर रहा है, ब्लॉक तो मूव नहीं कर रहा, तो बुलेट का मोमेंटम m1 u1, ब्लॉक का 0। टक्कर के बाद क्या हुआ, दोनों इकट्ठे मूव करते हैं विद अ कॉमन वेलोसिटी, तो इकट्ठे का मतलब मास m1 प्लस m2 मूविंग विद अ कॉमन वेलोसिटी v। तो कॉमन वेलोसिटी v कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक, तो आज के बाद अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा कि बुलेट एम्बेड हो गया ब्लॉक के अंदर और इकट्ठे चल पड़े, तो कॉमन वेलोसिटी कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस मेथड। अब क्वेश्चन कुछ और है, क्वेश्चन ये है, ये आप ट्राई करोगे, बुलेट आया 1 kg विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। बुलेट ने, ये हवा में लटकता हुआ ब्लॉक है, 5 kg के ब्लॉक के अंदर आके रुक गया और दोनों इकट्ठे चल पड़े। इकट्ठे का मतलब 5 + 1 kg 6 kg का ब्लॉक आगे चल पड़ा।
आपको बताना है कि हाइट कितनी अटेन करेंगे दोनों, ऐसे ऐसे जाएगा, h बताओ क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो पहले इनकी कॉमन वेलोसिटी निकालो, बुलेट और ब्लॉक हिट करेंगे, दे विल मूव इन कॉमन वेलोसिटी। फिर एनर्जी कंजर्वेशन से क्वेश्चन ट्राई करो, खुद ट्राई करो एक बार, क्या कॉन्सेप्ट लगेगा सोचो।
देखो इसमें क्या करना है, सबसे पहले ये तो समझ में आ गया होगा कि बुलेट जब ब्लॉक में एंटर करेगा और उस इकट्ठे चलेंगे, सबसे पहले क्या लगाना पड़ेगा, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। मतलब कि बुलेट का मोमेंटम कोलिजन से पहले m1 इंटू यू, ब्लॉक का कितना 0, फिर टक्कर होने के बाद m1 प्लस m2 मूविंग विद कॉमन वेलोसिटी v कॉमन, तो v कॉमन की वैल्यू आ गई। क्लियर है यहाँ तक? कॉमन वेलोसिटी का मेथड क्लियर है? तो इसमें वैल्यूज पुट कर सकते हैं। कैसे? आपको इसमें बुलेट का मास पता है, वेलोसिटी पता है, और टोटल मास हो जाएगा 6, तो दे विल मूव विद कॉमन वेलोसिटी ऑफ 5/3। लेकिन मास कितना हो जाएगा 5 की जगह 6 kg। इकट्ठे चल पड़े। मान लो कितनी हाइट अटेन कर लेते हैं, h। ठीक, तो ये h है। अब सबको पता है कि अगर ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, और अगर ये थीटा, तो ये कितना 1 माइनस 1 cos थीटा। नहीं तो जरूरत ही नहीं है, आप इसको h ही रख लो, बस h, जरूरत नहीं है, आप इसको h रख लो। तो मैंने उल्टा लंबा कर दिया। आप इसमें ऐसे करो, पोटेंशियल एनर्जी यहां पर कितनी है, mg h, काइनेटिक क्या हो जाएगी यहां पर 0, यहां पर पोटेंशियल कितनी 0, काइनेटिक बोलो कितनी, हाफ इंटू 6 इंटू 5/3 का होल, राइट। आपको मास m पता है यहां पर 6 kg, आपको g पता है, तो यहां से सीधा सॉल्व करके h कैन बी कैलकुलेट, वो कैलकुलेशन लंबी है मत करो, h आ जाएगा सीधा। हाँ अब मैं बताऊं, हाँ बिल्कुल ठीक, h आ गया, तो इतनी कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है, सीधा ही h आ जाएगा इसमें। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया एंगल cos थीटा निकालो, फिर h को हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस 1 cos थीटा। h हमने निकाल लिया, यहां से cos थीटा की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। मेथड समझ में आ रहा है यहां तक? उल्टा मैंने कैलकुलेशन कुछ ज्यादा ही लंबी कर दी, जरूरत नहीं है, बस ये 2-3 स्टेप्स ही सफिशिएंट है। बिल्कुल क्लियर है? ठीक, कोई डाउट इसमें? h तो उल्टा आसान है, h तो आ ही जाएगा, cos थीटा भी आगे आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बहुत बार यूज हुआ, पहली बार ये वेक्टर में आया, दूसरी बार ये फोर्स में आया, तीसरी बार ये वर्क पार्ट में भी आ गया। कैसे? अगर एक बॉडी को फोर्स इतनी लग रही है और बॉडी ए कोऑर्डिनेट से बी कोऑर्डिनेट में चला गया, तो ए का कोऑर्डिनेट पता है, बी का कोऑर्डिनेट पता है, तो ए का पोजीशन वेक्टर निकालो, आर ए वेक्टर। आर ए वेक्टर क्या होगा, आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप। आर बी वेक्टर क्या होगा, 2 आई कैप 0 जे कैप माइनस 5 के कैप। आर ए वेक्टर, आर बी वेक्टर। फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालो, ट्राइंगल ड्रॉ करो, तो आर बी वेक्टर इज रिजल्टेंट ऑफ आर ए वेक्टर प्लस एस वेक्टर, तो आर बी वेक्टर इज आर ए वेक्टर प्लस एस वेक्टर। तो इस ट्राइंगल लॉ से एस वेक्टर इज आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर। ठीक, तो आर बी वेक्टर पुट करो, आर ए वेक्टर पुट करो, माइनस करो, क्या आएगा, एस वेक्टर। और फिर वर्क डन क्या होगा, एफ वेक्टर डॉट एस डॉट प्रोडक्ट से आंसर आएगा। पर ये एस वेक्टर कैसे निकलेगा, क्लियर है? हमने काफी बार पहले भी इस कॉन्सेप्ट को यूज किया हुआ है। ये क्वेश्चन देखना, ग्रेडियंट का मतलब एंगल, कितने एंगल ऊपर, थीटा इज 5 डिग्री, इसमें ग्रेडियंट 5 डिग्री का मतलब थीटा इज 5 डिग्री। नहीं, एंगल को भी बोलते हैं, कितने एंगल ऊपर उठ गया,
h डिस्टेंस ऊपर उड़ गया, उसको एंगल में tan थीटा ग्रेडियंट बोल देते हैं। रेशियो लो dx बाई जो भी है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x लो, तो निकलेगी तो वो एंगल ही निकलेगा tan थीटा। बता देना कोई बात नहीं। देखो क्वेश्चन देखो, 1,00,000 kg का इंजन है, इज मूविंग अप अ स्लोप ऑफ ग्रेडियंट 5 डिग्री। वैसे ऐसे एंगल आते नहीं है 5 डिग्री पर, क्योंकि एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, उसमें 5 डिग्री है तो मैंने भी 5 ले लिया, अदरवाइज 30 डिग्री 45 डिग्री स्टैंडर्ड आता है। तो चलो थीटा एंगल पर वो ऊपर चढ़ता जा रहा है और स्पीड ऑफ 100 मीटर पर आवर, तो उसकी स्पीड जाते हुए कांस्टेंट है, तो म्यू आपको गिवन है, इसका मतलब वो स्लाइड करता हुआ जा रहा है, इसमें फ्रिक्शन हैज टू बी कंसिडर्ड, तो फ्रिक्शन लेनी है तभी वो म्यू दे रहा है। आगे एफिशिएंसी 4% है सिर्फ। तो फॉर कन्वर्टिंग हीट इनटू वर्क, मतलब ये जो इंजन है ये कोयले से चलने वाला इंजन है, कोयला डालते जाओ, हीट जनरेट करते जाओ, वो वर्क डन करता जाएगा। बहुत पुअर इंजन है, 4% ही एफिशिएंट है। कोयले की जो एनर्जी है वो 96% खराब करता है और बाकी सिर्फ 4% का ही काम करता है। ठीक, बताओ कितना कोल वो बर्न कर देगा ऐसे चलते चलते 1 घंटे के अंदर। अगर 1 kg ऑफ कोल गिव 50,000 जूल ऑफ हीट, ये गिवन है, तो उसको ऊपर चढ़ाएं और देखें वो कितना कोल बर्न करेगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि ये प्रॉब्लम सोचनी आप लोगों के लिए थोड़ी मुश्किल है। पहले देखो इसमें करना कैसे है। इसको ऊपर चढ़ाने के लिए कम से कम मिनिमम फोर्स क्या चाहिए, mg sin थीटा प्लस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, नो एक्सेलरेशन कांस्टेंट वेलोसिटी। तो कम से कम फोर्स mg sin थीटा प्लस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन mg cos थीटा। तो ये कम से कम मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड है। mg कॉमन आ गया, m पता है, g पता है, sin 5 डिग्री cos 5 डिग्री मैंने कैलकुलेटर से पुट किया है, पर ऐसे आएंगे नहीं आपको। लेट अस सपोज फोर्स आ गई, तो मिनिमम फोर्स आ गई। कितने वेलोसिटी से वो चढ़ता जा रहा है, कांस्टेंट 100 मीटर पर आवर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 3600 1/36। तो ये आपके पास क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई। कितनी पावर है उस इंजन के पास, फोर्स इंटू वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, वी कैन अप्लाई एफ इंटू वी, तो एफ इंटू वी से ये इतने वॉट्स की क्या आ गई, पावर आ गई। अब वो काम क्या करता है, ऊपर चढ़ता है,
तो कितना वर्क डन किया उसने एक घंटे में। पावर क्या होता है, वर्क डन बाय टाइम। तो वर्क डन क्या हुआ, पावर इनटू टाइम। पावर पता है टाइम एक घंटे का 3600, इतना जूल उसने काम किया। ये काम किसने किया, इंजन ने। तो दिस इज द वर्क डन बाय इंजन। और जो भी काम इंजन करेगा वो इनपुट नहीं होगा, वो तो उसका आउटपुट होगा। इतना तो काम कर दिया उसने, तो ये क्या, कौन सा वर्क डन है, इसका आउटपुट वर्क डन आ गया। क्लियर हो गया। अब आउटपुट वर्क डन आ गया। अब एफिशिएंसी क्या होती है, आज किया हमने। एफिशिएंसी इज आउटपुट वर्क डन डिवाइडेड बाय इनपुट एनर्जी। कोयला बर्न करके ही वर्क डन आया। तो एफिशिएंसी 4 है, 100 यहां ले गए या 100 को यहां ले जाओ, 4/100। आउटपुट वर्क डन हमें पता है, तो यहां से इनपुट एनर्जी आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनपुट इतनी एनर्जी आ गई। ये इनपुट एनर्जी कैसे आई थी, क्या बर्न करके, कोल बर्न करके, ये इनपुट एनर्जी आ गई। अब इतनी एनर्जी रिलीज हुई कोल बर्न करके, तो 50,000 जूल अगर एनर्जी रिलीज होती है, तो कोल कितना बर्न करते हैं, 1 kg। यूनिटरी मेथड लगा रहा हूं, 1 जूल के लिए 1/50,000। और हमारे केस में कोल ने कितनी एनर्जी रिलीज की, इतनी इनपुट एनर्जी इतनी ली इस इंजन ने, इसके कॉरस्पॉन्डिंगली कोल कितना लगा, दिस इनटू दिस, इतने केजी का कोल उसने यूज कर लिया। मैं रिपीट करता हूं, सबसे पहले आपने इस क्वेश्चन में क्या निकाली, मिनिमम फोर्स। मिनिमम फोर्स को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करके क्या आ गई, पावर। फिर पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करके क्या आ गया, इंजन का वर्क डन। ये वर्क डन क्या माना गया, आउटपुट वर्क डन। आउटपुट वर्क डन को यहां पुट करके एफिशिएंसी पुट करके क्या आ गई, इनपुट एनर्जी। फिर इसके कॉरस्पॉन्डिंगली कोल कितना यूज हुआ, यूनिटरी मेथड से कोल बर्न की वैल्यू आ गई। मुश्किल क्वेश्चन लगता है लोगों को ये, बट अगर ध्यान से देखो, घर जाकर रिवाइज करोगे तो उसमें 2-3 स्टेप्स हैं, ज्यादा नहीं है। कैलकुलेशन वाइज ज्यादा है, पर अदरवाइज कॉन्सेप्ट वाइज 2-3 चीजें हैं। समझ में आ रहा है यहां तक, कोई डाउट इसमें, ठीक। ये एक क्वेश्चन है जिसमें क्या गिवन है, अ कॉर्ड इज यूज्ड टू लोअर वर्टिकली। एक स्ट्रिंग लिया, एक स्ट्रिंग ली, जैसे ये एक स्ट्रिंग है और ये मास mg है। स्ट्रिंग में टेंशन कैसे होगी, अपवर्ड होगी। टेंशन तो हमेशा ही अपवर्ड होगी इसमें, ठीक। लेकिन इसको हम क्या कर रहे हैं, लोअर कर रहे हैं, नीचे लेके जा रहे हैं। तो वो कह रहे हैं नीचे लेके जा रहे हैं विद एन एक्सेलरेशन ऑफ g डिवाइडेड बाय 4, नीचे लेके जा रहे हैं। आपने वर्क डन कितना किया ये बताओ। जब आप उसको कितना डिस्टेंस ले गए, d डिस्टेंस नीचे ले गए। इस क्वेश्चन में f का मतलब टेंशन है प्लीज, मतलब कॉर्ड ने जो फोर्स लगाई उसको टेंशन बोल सकते हैं। दिस इज वर्क डन बाय टेंशन। तो t लिख लो या f लिख लो, एक ही बात है प्लीज। तो टेंशन कहां पर रहेगी, ऊपर। डिस्प्लेसमेंट इसमें कहां हो रही है, नीचे। तो टेंशन में और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना है, 180। तो इसलिए वर्क डन क्या आएगा, नेगेटिव। अगर ये ब्लॉक ऊपर जा रहा होता तो टेंशन में और डिस्प्लेसमेंट में एंगल क्या हो जाता, 0। तो टेंशन यानी कि उस केस में हेल्प कर रही थी उसको ऊपर लेके जाने में, इसमें वो क्या कर रही है, इसे अपोज कर रही है, ठीक। अब फोर्स क्या होगी, फोर्स विल बी इक्वल टू, वैसे तो अगर ये स्टेशनरी होता फोर्स mg होता, टेंशन mg होती, पर जब ये मूव कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, लिफ्ट के केस याद है, तो फोर्स क्या होगी, m इंटू जी माइनस ए। जब कोई चीज नीचे एक्सेलरेट कर रही होती है तो m इंटू जी माइनस ए, और ए की जगह क्या पुट कर सकते हैं, g बाय, तो ये वर्क डन की वैल्यू आएगी। तो इसमें g नहीं पुट करना, इसमें g माइनस ए पुट करना है। और अगर यही केस ऊपर आ रहा होता तो m इंटू जी प्लस ए पुट करना था। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि वर्क डन नेगेटिव क्यों होगा और किसके इक्वल होगा। इलेवेंथ क्वेश्चन करेंगे पहले, ये वाला क्वेश्चन देखना। एक पाइप है, एक पाइप में से लिक्विड बाहर आ रहा है। पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया A है और लिक्विड बाहर आ रहा है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ v। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि फोर्स के अंदर भी ऐसी कुछ सिचुएशन देखी हुई है? हाँ, देखी हुई है। तो उसमें मैंने लिख के भी दिया था कि ऐसे केस में वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड कैसे निकलते हैं, एरिया इंटू वेलोसिटी।
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन टू वेलोसिटी क्या देगा आपको, वॉल्यूम कमिंग आउट पर सेकेंड, सीधा रिजल्ट है। फिर मुझे एक बात बताओ, आपको निकालना क्या है, वो कह रहा है इस केस में डेंसिटी लिक्विड की रो है, आपको निकालना रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। रेट का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड। तो काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड अगर आपको निकालनी है तो उसके लिए क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड का मतलब है हाफ mv² पर सेकेंड, यानी कि पर यूनिट टाइम लिख लूं यहां पे। तो मुझे इसमें क्या चाहिए होगा, मास पर यूनिट टाइम। मास को क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और वॉल्यूम पर सेकेंड क्या होता है, एरिया इनटू वेलोसिटी इनटू डेंसिटी। आप चेक कर सकते हो, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड एरिया इनटू वेलोसिटी, मास फ्लोइंग पर सेकेंड इज वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड इनटू डेंसिटी, तो ए इनटू वी इनटू रो से। तो मेरे पास मास फ्लोइंग पर सेकेंड आ गया, इसको उठा के सीधा यहां पुट कर दें तो हाफ इंटू ए वी रो इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, आंसर। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें आपको ये ऑब्जेक्टिव की ऑप्शन मार्क करनी है। ऑल आर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, अब जो स्टार्ट हुए हैं वो सब्जेक्टिव थी। पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे इसको करना है, ठीक। तो यहां से शुरू करना है, मास फ्लोइंग पर सेकेंड इज वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड इनटू डेंसिटी, और वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड इज एरिया इनटू वेलोसिटी। इसको उठा के ऊपर पुट करके आंसर, ठीक। और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक। सब लोग बहुत खुशी होती है, लास्ट होता है, ठीक। देखो क्वेश्चन इज, सपोज आपके पास एक टेबल है, ध्यान आ गया, इंपॉर्टेंट है। आपके पास एक टेबल है, टेबल के ऊपर एक चेन पड़ी हुई है और उसका कुछ पोर्शन नीचे हैंग कर रहा है। कितना पोर्शन लेट अस सपोज हैंग कर रहा है, L/3। मैं आप क्वेश्चन बता रहा हूं, उसको बाद में करेंगे। L/3, चेन का मास m है, चेन की लेंथ L है। क्वेश्चन है कि आप ये बताएं कि इस चेन को उठा के, लटकी हुई चेन को उठा के टेबल पे रखना है बस, वर्क डन क्या होगा, ठीक। और कुछ नहीं है, वर्क डन क्या होगा, और मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर दी लेंथ ऑफ दी चेन। जो मास है चेन के हर एलिमेंट के ऊपर, मास एक जगह पे नहीं है, ऐसा नहीं कि मास सिर्फ यहीं पर है, पूरे इसमें मास ही मास है, टोटल मास m है। इस क्वेश्चन में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, इतना आसान नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर आप इस चेन के अलग अलग मासेस लें, डीएम मासेस लेते जाएं, तो क्या होगा, इस मास की हाइट यहां से कुछ और है, इसकी हाइट यहां से कम हो गई, इसकी हाइट कम हो गई, इसकी और कम हो गई, इसकी और कम होगी और कम होगी। अगर इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही गिवन होता ना कि चेन का कोई मास नहीं है, बस एक ये स्मॉल m लटका हुआ है, बस इस बॉब का मास है, और मुझे कोई कहता है इस बॉब को यहां रखना है, मैं वर्क डन बताऊं क्या बोलता, mgh, पॉइंट मास है, ऊपर रख दिया mgh। इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है कि मास यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, और इसका डिस्टेंस कुछ और, इसका कुछ और, इसका कुछ और, इसका कुछ और। तो इसको उठा के रखने का वर्क डन ज्यादा, इसको कम, इसको कम, इसको कम, इसको कम, इसको कम, इसको कम, इसको कम। सारे वर्क डन निकालो पहले जितने भी हैं, हर लिंक का, फिर टोटल वर्क डन के लिए इन्हें क्या करो, मिलाओ। मिलाने को क्या बोलते हैं, इंटीग्रेट करो, ठीक। तो ये जितना आसान क्वेश्चन लगता था, ये उतना आसान है नहीं। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है, पहले तो प्रॉब्लम समझ में आई इस क्वेश्चन की, क्या प्रॉब्लम है, ठीक। अब इस क्वेश्चन को करने का स्टाइल देखो, इंटीग्रेशन तो एक तरीका है ही है, और मैं नेक्स्ट लेक्चर में को बता भी दूंगा को हाउ टू डू इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, पर वो लंबा तरीका है। एक चैप्टर करेंगे अभी, इस चैप्टर के बाद जो कर रहे हैं सेंटर ऑफ मास, वो सेंटर ऑफ मास पता है क्यों करेंगे, ताकि ऐसी जगहों पर जहां पर बहुत कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन यूज होनी हो, उसको अवॉइड करके 1 सेकंड में आंसर आ जाए। इंटीग्रेशन से बचने का तरीका जिसको बोलते हैं कि बस फटाफट आंसर आए, पेन में ना हाथ लगाएं और टिकमक हो जाए, वो काम सेंटर ऑफ मास कर देगा। तो हम आज इंटीग्रेशन से नहीं करेंगे, आज हम सेंटर ऑफ मास से करेंगे।
सेंटर ऑफ मास का सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। सेंटर ऑफ मास इस बॉडी का या किसी भी बॉडी का वो इमेजिनरी पॉइंट है। मैंने कहा इमेजिनरी पॉइंट है, और मैंने कहा इमेजिनरी है, असली में कुछ नहीं है। जहां पर ये मानना जाता है, हम मानते हैं कि बॉडी का पूरा मास वहीं पर पड़ा होगा, ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा, जबकि रियलिटी कुछ और है। रियलिटी में मास हर जगह पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, पर हर जगह का मास डीएम 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 लेना, कैलकुलेशन करना ही बहुत मुश्किल है। हमें आदत है एक मास पे काम करने की, एम, बस फटाफट एम हो जाए। तो उसके लिए हम क्या लेंगे, इसका सेंटर ऑफ मास। जैसे इस पूरी घड़ी के ऊपर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर जगह पर सेम है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां मिलेगा, सेंटर पे। तो आप इसको ना, इसको इस तरीके से टिका के देखो, जहां पर भी ये टिकती होगी इस तरीके से, तो हम मानेंगे इसका सेंटर ऑफ मास है, वो पॉइंट इसका सेंटर ऑफ मास है। तो हम ये इमेजिन करते हैं कि वहां पर उसका सारा मास पड़ा होगा जहां पर मैंने इसको बैलेंस कर लिया, जबकि रियलिटी कुछ और है। रियलिटी में मास वहां पर सारा नहीं पड़ा होता, लेकिन हम मानते हैं क्योंकि हमारी कैलकुलेशन उससे क्या हो जाएंगी, इजी। तो आप कहोगे कि ये कैसा मानना हुआ, रियलिटी कुछ और है, मान कुछ और रहे हो, जबकि एक मास तो वो सारा का सारा मास एक पॉइंट पे तो है भी नहीं। पर अगर कैलकुलेशन में आंसर सेम आता हो, फिर क्या प्रॉब्लम है किसी को? अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन से काम करें, इंटीग्रेशन से काम करें, और विदाउट इंटीग्रेशन सेंटर ऑफ मास से एक लाइन में काम कर दें, और आंसर दोनों के सेम आते हैं, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल ठीक है, फिर सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट, इसका मतलब यूज करेंगे हम, क्यों इंटीग्रेशन करेंगे। क्लियर यहां तक? तो सेंटर ऑफ मास बॉडी का हमेशा सेंटर पे ही होगा, जरूरी नहीं है। इस क्लास में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हम सब लोग इस क्लास में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर कोई इस क्लास को एक उंगली पे उठाना चाहे तो नीचे जाए, इस बॉक्स को, इस क्लास को एक उंगली पे ऐसे उठा ले तो बैलेंस हो जाएगी। लेकिन अगर सारे बच्चे इस तरफ आ जाएं उठ के, फिर कैसे बैलेंस होगी? फिर तो सारा भार यहां पर आ गया, तो सेंटर ऑफ मास भी यहीं शिफ्ट हो गया। अब होगा कहां पर सेंटर ऑफ मास? ये रहा, मान लो सेंटर ऑफ, आपको कि ये क्या है, या तो मास ही नहीं है। ये कोई जरूरी नहीं कि सेंटर ऑफ मास आप लोगों के बीच में निकलेगा, हवा में निकल सकता है, इमेजिनरी है। ये तो कैलकुलेशन को इजी बनाने का तरीका बताया गया है, ये कोई रियलिटी में थोड़ी ना होता है। फिर आप कहोगे पता कैसे लगता है सेंटर ऑफ मास कहां पर है? उसके लिए आपको चैप्टर करना पड़ेगा, जिस चैप्टर का नाम है सेंटर ऑफ मास। तो क्योंकि अगर आप इतना ही आसान होता, सेंटर ऑफ मास सेंटर में होता है, फिर 7 दिन में क्या करूंगा यहां बैठ के? अब मैं पूछूंगा कि इस रूम का सेंटर ऑफ मास कहां, आप कहोगे सेंटर। घड़ी का सेंटर ऑफ मास कहां, आप कहोगे सेंटर। इस पेन का सेंटर ऑफ मास कहां, फिर सेंटर। तो आपको तो आता ही है। क्वेश्चन ये थोड़ा आएंगे, क्वेश्चन आएंगे ये लोहे का बना हुआ है और ये प्लास्टिक का बना हुआ है, यहां ज्यादा मास है, यहां कम मास है, बोलो सेंटर ऑफ मास कहां होगा? सेंटर पे नहीं होगा, जहां ज्यादा मास है। लोकेशन निकालो, कोऑर्डिनेट निकालो, ये क्वेश्चन आएंगे सेंटर ऑफ मास में। लेकिन जिनमें मास बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है उनमें बड़ा आसान होता है। सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? सेंटर पे। ठीक, तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूं। सपोज ये एक चेन है, ये चेन की कितनी लेंथ हवा में लटक रही है? L/3। इस पूरी चेन, लटकती हुई चेन का मास बताओ क्या होगा? अगर लेंथ L है तो मास M है, 1 है तो M/L है, और अगर L/3 है तो M/L इंटू L/3। कितना आ गया? M/3। तो लटकती हुई चेन का मास कितना है? M/3। ये मास हम इमेजिन करते हैं कहां पर पड़ा होगा? चेन के सेंटर पे। हम नहीं मानेंगे कि यहां 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 पड़ा हुआ है। अगर ऐसे कर लिया फिर इंटीग्रेशन है। और अगर आसान तरीके से करना चाहते हो, मत मानो कि यहां पर कोई मास है, बस ये मानो कि मास एग्जैक्टली चेन के सेंटर पे है। ये रहा सेंटर, हमें कहीं मास दिख ही नहीं रहा, हमें तो बस ये दिख रहा है। और यहां पर कितना मास पड़ा हुआ है? M/, मास को नहीं आधा कर देना, मास नहीं, 10 किलो का मास 5 किलो का नहीं हो जाता है। यहाँ पे मास तो पूरा रहता है, लेकिन पॉइंट ऑफ लोकेशन मास की कहां हो जाती है? एग्जैक्टली सेंटर पे। तो मास तो M/3 है, सेंटर पे है। अब मेरा काम है इस मास को उठा के यहां रखना। अब मेरे को तो एक ही मास दिख रहा है बस, तो मेरे को बोलो कितनी हाइट पे लेके जाना है इसे? L/6। तो बोलो वर्क डन क्या होगा? मास टू जी इंटू हाइट। मास की जगह कितना? M/3 मास को उठा के रख रहे हैं, जी कितनी हाइट पे? यहां से यहां, L/, आंसर आ गया। एक लाइन में आंसर आता है। बस आपको सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, जो आने वाले टाइम में आएगा। फिलहाल तो अभी क्योंकि क्वेश्चन आ गया तो मुझे भी बताना पड़ा। तो कैसे करना है समझ में आ रहा है? पहले टोटल मास निकाल लो, मास को इमेजिन कर लो कहां पर पड़ा हुआ है? एट सेंटर। बस फिर भूल जाओ कि यहां पर मास भी है,
बस फिर ये बोलो कि ये मास कितनी हाइट पर है, L/6, तो आंसर इज mg इंटू m/3 इंटू g इंटू L/6। क्या स्टेप समझ में आ रहा है? कोई डाउट इसमें? अब जैसे सपोज करो, ये मेरा एक लास्ट ये जो क्वेश्चन जो मैं करना था, इसमें वो कह रहा है कि जो 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 चेन है, चेन कितनी लेंथ हवा में लटक रही है, L। चेन का D पता है क्या गिवन है, लीनियर डेंसिटी। इंपॉर्टेंट है, लीनियर को अंडरलाइन करो। लीनियर डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, नहीं मास पर यूनिट लेंथ। लिख लेना, लीनियर डेंसिटी का मतलब मास पर यूनिट लेंथ, वर्ड लीनियर का मतलब लेंथ। ठीक, तो क्वेश्चन वही है, बताओ इस चेन को उठा के ऊपर रखना है। पहले इमेजिन करते हैं इस चेन का मास बोलो कितना है, बोलो मास तो एम गिवन ही नहीं, कैसे निकलेगा? क्या मैं इसका मास ऐसे निकाल सकता हूं, d को L से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि d का मतलब क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, को लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, सिर्फ मास। क्लियर है? फिर से, d का मतलब क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, को लेंथ से मल्टीप्लाई किया तो क्या बच जाएगा, सिर्फ मास। ठीक, तो इसका मास आ गया, तो इसका मास बोलो कितना आ गया, d इंटू एल आ गया। कहां पर इमेजिन करना है, इसके और सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस यहां से कितना होगा, L बाय, तो इस मास को उठा के L/2 ऊपर रखना है, तो वर्क डन बोलो क्या होगा, मास इंटू जी इंटू हाइट। तो मास की जगह कितना, D इंटू एल, हाइट की जगह कितना, L/2। आंसर। कॉन्सेप्ट समझ में आया? हालांकि सेंटर ऑफ मास में ऐसी रोज की प्रॉब्लम्स होंगी, ये सबसे आसान क्वेश्चन है सेंटर ऑफ मास का, इसमें तो आप मास्टर हो जाओगे कुछ दिनों में। ठीक,